अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ एक्सेल कोर्स। आज के लेक्चर में हम लुकअप से रिलेटेड तमाम फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे डेटा को कैसे लुकअप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आता है वी लुकअप, इंडेक्स, मैच। इंडेक्स और मैच को मिला के यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट फार्मूला और ऑफसेट फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फार्मूला से। वी लुकअप हम कब यूज़ करते हैं, जैसे लेट सपोज के यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट टाइप करूँ, किसी प्रोडक्ट का मैं नाम लिखूँ और उसके अगेंस्ट यहाँ पर उसका जो रेवेन्यू है उसकी वैल्यू और यहाँ पर जो उसका कस्टमर है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए। जो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। हम कौन सी वैल्यूज़ इस सेल में अलाउ करने वाले हैं, एनी वैल्यू पर ये सेट है, इसको हटाकर हम लिस्ट रखेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए इसमें, तो लिस्ट पे क्लिक करना है। सोर्स लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, यहाँ पर हमने लिखा है सेलेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि हम चाहते हैं जब हम इस सेल पे क्लिक करें तो ये 15 प्रोडक्ट के जो नाम हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएं और हम उसमें से हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और लुकअप टाइप किया, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली वैल्यू जो हमें इनपुट में देनी है वो क्या है, लुकअप वैल्यू, यानी कि हम कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें पता है कि इस सेल के अंदर हम चाहते हैं कि रेवेन्यू की वैल्यू आ जाए, लेकिन किसके रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम, जो प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद होगा हम उसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले ये फॉर्मूला क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को ट्रेस करेगा। ठीक है, इस वाले टेबल में इस प्रोडक्ट को ये ढूंढेगा। तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, इस टेबल में हमें किस वैल्यू को ढूंढना है, वो ये वाला सेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कॉमा के बाद फिर क्या है, टेबल अरे। अब जहाँ पर भी हमारा पूरा डेटा मौजूद है इस टेबल में हमने वो सिलेक्ट कर लेना है, हेडर्स को और सीरियल नंबर को हटा के। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो वी लुकअप फॉर्मूला है वो सिर्फ तब काम करता है जब हमारी जो वी लुकअप वैल्यू है, जो लुकअप वैल्यू हमारी स्टार्ट वाली जो हमने दी प्रोडक्ट 1, वो इस पूरी सिलेक्शन के यानी कि टेबल अरे के सबसे पहले कॉलम में अगर होगी तो ये वी लुकअप फॉर्मूला काम करेगा, वरना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जिस चीज़ के अगेंस्ट हम निकाल रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से रेवेन्यू निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से हम कस्टमर फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो इस पहले कॉलम के अंदर होना चाहिए हमारी सिलेक्शन के। ठीक है, फिर कॉमा। अब यहाँ पर हमने बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सिलेक्शन है ये इसका पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं रेवेन्यू, और रेवेन्यू कौन से कॉलम में है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, कॉलम 4। हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि कहाँ पर ढूंढे, रेवेन्यू के अगेंस्ट वो वाली वैल्यू ढूंढे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछेगा ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या फिर फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमेशा हमने इस ऑप्शन को एग्जैक्ट मैच पे ही रखना है। तो प्रोडक्ट 1 के अगेंस्ट रेवेन्यू क्या आ गया हमारा, 40। चेक कर लेते हैं यार, प्रोडक्ट 1 और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू क्या है, 40 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चेंज करके इसको प्रोडक्ट 8 कर दूँ तो क्या चेंज हो गया, ये 105 पे आ गया। तो प्रोडक्ट 8 के अगेंस्ट रेवेन्यू क्या है, 105। ठीक है, इस तरह से हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेवेन्यू खुद ब खुद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कस्टमर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हम जितने ऑप्शन हैं हम सारे चाहे लगा सकते हैं कि उसकी प्राइस बराबर में लिखी आ जाए, उसकी क्वांटिटी लिखी आ जाए। ठीक है, जितने भी हमारे हेडर्स होंगे हम सारे के सारे यहाँ पर डाल सकते हैं। पहले प्रोडक्ट के बाद कितने भी कॉलम्स हो, सिर्फ हमने यहाँ से चेंज करना और नीचे रेवेन्यू, कस्टमर, प्राइस, क्वांटिटी, एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो खुद ब खुद ऑटो जनरेट होंगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर लेते हैं। बस हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हमें पता है कि हम अगर डायरेक्टली मैं इसको कॉपी करूँगा तो उसमें जितने भी सेल रेफरेंसेज हैं वो खुद ब खुद शिफ्ट होंगे। जैसे इसमें हमने J4, अगर हम इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं तो क्या होगा, ये जो J4 वाला एड्रेस है वो भी यहाँ के बजाय नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल रेफरेंस जो है वो फॉर्मूला मूव करने से कैसे मूव करता है। ठीक है, अगर ये सेल मैं नीचे कॉपी कर दूं तो इसमें जितनी भी सिलेक्शंस हैं ये वाली पूरी सिलेक्शन भी एक सेल नीचे मूव होगी,
ये वाली सिलेक्शन भी नीचे मूव होगी। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, हमने पहले कॉपी किया। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पर भी रेवेन्यू वाली वैल्यू आ रही होगी। फिर हमने चेंज क्या करना है, कॉलम 4 के बजाय 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर हमने क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट 8 के अगेंस्ट कस्टमर कौन सा है, कस्टमर H है। इसी तरह से हम नीचे और भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं 2, तो क्या आ गया, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट 8 के अगेंस्ट क्वांटिटी क्या है, 7। इसी तरह से यहाँ पर भी हम चेंज करके देख लेते हैं। प्राइस के लिए 3 रखेंगे तो प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ प्रोडक्ट को चेंज करना है और नीचे चारों वैल्यूज खुद ब खुद चेंज होंगी उसके अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो क्या है इंडेक्स फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें होता क्या है कि हम अगर किसी सिलेक्शन में, जैसे मैं चाहता हूँ इस टेबल के अंदर मैंने बता दिया रॉ नंबर 5 बता दिया और कॉलम नंबर मैंने 2 बता दिया, तो ये रॉ 5 और कॉलम 2 के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो सिंपल आकर यहाँ पर बिठा देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, अरे में हमें पूरी सिलेक्शन ले लेनी है। ठीक है, फिर हमने रॉ नंबर बताना है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट 7 लिखा था यहाँ पे, प्रोडक्ट 7 ढूंढना चाह रहे हैं। तो कौन से रॉ नंबर उसकी क्या है, 7 है, कॉमा उसका कॉलम नंबर कौन सा है, वो पहले कॉलम में मौजूद है, तो 1 लिख के हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, तो आ गया खुद ब खुद प्रोडक्ट 7। हमने सिर्फ क्या किया, इस पूरी सिलेक्शन के अंदर रॉ नंबर बताई और कॉलम नंबर बताया, तो उसने उसके अगेंस्ट जाकर वो वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ये हमने पूरी सिलेक्शन ले ली। कस्टमर डी ढूंढना है हमने। ठीक है, कॉमा कस्टमर डी कौन सी रॉ में है, 1 2 3 4, 4th रॉ में है, कॉमा कॉलम नंबर इसका कौन सा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कॉलम नंबर क्या है, 5, ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया, कस्टमर डी लिखा आ गया। ठीक है, सिंपली किसी भी सिलेक्शन में हम रॉ नंबर और कॉलम नंबर बताएंगे तो ये क्या बता देगा हमें, जस्ट वहाँ से जाकर वो वैल्यू उठा के दे देगा। हमारा तीसरा फॉर्मूला जो कि है मैच फॉर्मूला। ठीक है, मैच फॉर्मूला में क्या होता है, ये इंडेक्स फॉर्मूला का बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू बताएंगे। जैसे प्रोडक्ट 7 में इसको डिफाइन कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे ये बता देगा जो प्रोडक्ट 7 है वो रॉ नंबर 7 में मौजूद है। ठीक है, ये हमें इंडेक्स में जैसे हमने रॉ नंबर बताई और कॉलम नंबर बताया तो उसके अगेंस्ट उसने वैल्यू बताई थी। यहाँ पर उल्टा है हिसाब के, हम इसको वैल्यू बता रहे हैं और ये उसकी रॉ बता देगा हमें। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड पोजीशन, यानी कि रॉ नंबर फाइंड करनी है किसकी, प्रोडक्ट 7 कौन सी रॉ में है ये निकालना है और कस्टमर डी कौन सी रॉ में है हमने ये फाइंड करना है फॉर्मूला के थ्रू, मैच फॉर्मूला के थ्रू। इक्वल्स टू मैच लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, हम कौन सी वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो हमने यहाँ पर बराबर में लिखी हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट 7 इस वाली वैल्यू को हम ढूंढना चाह रहे हैं। कहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं, पहले वाले कॉलम में। ठीक है, इस वाले कॉलम में मौजूद है ना। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि मैच फॉर्मूले के अंदर हम या तो एक ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे या फिर एक ही रॉ सेलेक्ट करेंगे। हम इस तरह से पूरी सिलेक्शन नहीं ले सकते, एरर आ जाएगा। मैच के फॉर्मूला सिर्फ एक वक्त में या तो रॉ नंबर बता सकता है या तो कॉलम नंबर बता सकता है। तो हमें रॉ नंबर फाइंड करनी है, तो हमने ये सारे प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, कॉमा यहाँ पर भी हमने एग्जैक्ट मैच रखना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट 7 जो है वो कौन सी रॉ में मौजूद है इस पूरी सिलेक्शन के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह से कस्टमर डी में अगर हम देखें, इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है, कस्टमर डी हमने फाइंड करना है, कॉमा कहाँ पर फाइंड करना है, इस वाली पूरी सिलेक्शन में फाइंड करना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, तो कस्टमर डी कहाँ है, हमारी सिलेक्शन के 4th सेल में है, यानी कि रॉ नंबर 4 में है। ठीक है, अब नीचे क्या है भाई, फाइंड पोजीशन, किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, कॉलम की, क्वांटिटी की कॉलम नंबर निकालना है। ठीक है, और रेवेन्यू का कॉलम नंबर निकालना है। क्वांटिटी और रेवेन्यू कहाँ पर लिखे हुए हैं, एक यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि इस वाली सिलेक्शन में
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन 5 में से कौन सा कॉलम नंबर है इस चीज़ का, ठीक है। इक्वल्स टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है, हम क्वांटिटी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, इस सिलेक्शन में ढूंढ रहे हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो क्या पता चला भाई, इस सिलेक्शन के सेकंड वाले सेल में मौजूद है हमारी क्वांटिटी। इसी तरह से हम रेवेन्यू निकालते हैं। लुकअप वैल्यू क्या है, रेवेन्यू है, कहाँ पर ढूंढ रहे हैं हम, इस सिलेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, ब्रैकेट क्लोज, तो क्या आ गया जी 4, 1 2 3 4, इस सिलेक्शन के कौन से कॉलम में मौजूद है, 4th कॉलम में मौजूद है। तो हमें किसी भी सेल की अगर रॉ नंबर और उसका कॉलम नंबर चाहिए हो तो उसके लिए हम मैच फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि ये इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला इतनी बेकार सी चीज़ें क्यों हैं, मतलब इनका क्या पर्पज़ है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो हम आगे बढ़ते हैं इंडेक्स एंड मैच फार्मूला में। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे और कुछ इसमें से प्रोडक्टिव सोल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। इनसे देखते हैं ये क्या फ़ायदा होता है। अभी इंडेक्स और मैच फार्मूला जो हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत वी लुकअप की तरह है, लेकिन इसमें बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। यानी कि जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कस्टमर, हम कस्टमर को रखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले रख के देख लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर हम गए, एनी वैल्यू नहीं, हमें लिस्ट चाहिए। कौन सी लिस्ट चाहिए, सेलेक्ट कस्टमर, हम यहाँ से हमारा कस्टमर सेलेक्ट करने वाले हैं, तो ये सारे ऑप्शन चाहिए। ओके कर दिया तो यहाँ पर कस्टमर वाले सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊँ कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए, क्वांटिटी, प्राइस, रेवेन्यू, प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं इस सिलेक्शन पे वर्किंग करता हूँ तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जिस चीज़ को हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारे सिलेक्शन के पहले ही कॉलम में मौजूद है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये वी लुकअप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं ये पूरा सेलेक्ट कर लूँ और इस वाले कॉलम को भी मुझे इन्वॉल्व करना हो, अब ये तो मैंने बहुत सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है। अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पर जॉब करें जिसमें बहुत ही भरी हुई शीट है और जिस कॉलम के अगेंस्ट आपने वैल्यू ढूंढनी है, जैसे यहाँ पर कस्टमर ए के अगेंस्ट में प्रोडक्ट 1 फाइंड करना चाहता हूँ, वो कॉलम कहीं 100 कॉलम्स के बीच में इस यहाँ पर मौजूद है और जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है उसके लेफ़्ट साइड पर भी हैं और राइट साइड पर भी हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड वाली किसी वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी लुकअप हम अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। जिस कॉलम में हम हमारे कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कस्टमर एफ, वी लुकअप वाले पार्ट को दोबारा से समझ लीजिएगा अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है। हमने यहाँ से कस्टमर हमारा सेलेक्ट कर लिया जो कि है कस्टमर एफ, तो कौन से कॉलम है, इस वाले कॉलम में। तो वी लुकअप से अगर क्वांटिटी, प्राइस, रेवेन्यू कोई भी चीज़ में निकालना चाहूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं वो वाली चीज़ें निकाल सकता हूँ जो इस वाले कॉलम के राइट पर मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो इसके लेफ़्ट पे मौजूद है तो उसके लिए मैं वी लुकअप यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए मुझे इंडेक्स और मैच फार्मूला का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। और उसका एक और बेनिफिट है, वो हम आगे देखते हैं। इस टॉपिक को समझने के बाद हमें समझ आएगा कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। इस वाले सेल में हम हमारे सारे हेडर्स डाल देते हैं, ठीक है। लिस्ट हेडर्स हमारे कौन कौन से हैं, ये सारे हमारे हेडर्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी कंट्रोल डी कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी कॉपी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब चाहें जो चीज़ हमें चाहिए हो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट, भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाए, यहाँ पर प्राइस आ जाए, यहाँ पर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कोई चीज़ चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से भी ये चीज़ चेंज हो रही होगी। ये चीज़ हम वी लुकअप में नहीं कर सकते, अभी करके देखते हैं फिर समझ आएगा। इक्वल्स टू इंडेक्स लिखना है हमने, ब्रैकेट ओपन, हमने उसके बाद अरे बतानी है, ठीक है। तो ये हमने पूरी अरे हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। कॉमा लगाया हमें। अब इंडेक्स में हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको रॉ नंबर बता दूं, मैं बोलता हूं कि भाई 5th रॉ में जाओ, फिर मैं कॉलम नंबर बताता हूं कि 3rd कॉलम में जाओ, तो ये जाएगा 5th रॉ में और 3rd कॉलम में जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पर लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो हम हमारी रॉ नंबर और जो कॉलम नंबर है वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो हमें किसके हिसाब से रखना है, कस्टमर के हिसाब से, कि भाई कौन से कस्टमर के अगेंस्ट हमें चाहिए, ठीक है। और फिर हमने कौन से हेडर के अगेंस्ट चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर अगर हम देखें तो कस्टमर ए कौन सी रॉ में है, रॉ नंबर 1 में है, कस्टमर बी है 2 में, 3, 4, 5 इस तरह से। तो यहाँ पर
रॉ नंबर को मैं किस पे डिपेंडेंट करना चाहता हूँ, हमारे कस्टमर पे डिपेंडेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कस्टमर ए सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर रॉ नंबर 1 पुट हो जाए, रॉ नंबर की वैल्यू जो है वो 1 पुट हो जाए, ठीक है। ताकि अगर मैं ये प्राइस निकाल रहा हूँ या प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ लेट्स सपोज, तो प्रोडक्ट 1 लिखा आ जाए, ठीक है ना, रॉ 1 में ही उसको फाइंड करे वो। तो रॉ नंबर डिफाइन करने के लिए हमने लिखा मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये है, ठीक है। यहाँ से हम ढूंढेंगे जाके, कॉमा लुकअप अरे, ये वाला हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। मैच फॉर्मूले के अंदर हैं हम, सिर्फ या तो इस तरह वर्टिकल सिलेक्शन ले सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन ले सकते हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमने हमारी रॉ नंबर डिफाइन कर दी कि कस्टमर के हिसाब से रॉ डिसाइड होगी। फिर अब क्या है, कॉलम नंबर, ठीक है। कॉलम नंबर किसके हिसाब से होगा, अब लेट सपोज कस्टमर एफ हमने रखा हुआ है ना, तो कस्टमर एफ में रॉ नंबर क्या है 6, तो ये इस वाले पूरे रॉ में उसको ढूंढेगा। अब अगर मैं कॉलम नंबर डिफाइन कर दूं इस रॉ के अंदर, मैं कहता हूँ पहले कॉलम में वैल्यू बताओ, तो पहले कॉलम में क्या है, प्रोडक्ट नंबर 6 है। अगर मैं कहता हूँ तीसरे कॉलम में बताओ, तो तीसरे कॉलम में क्या है, क्वांटिटी 4 है। फोर्थ कॉलम में प्राइस 20 है। फिफ्थ कॉलम में रेवेन्यू 80 है। तो इसका मतलब जो कॉलम नंबर हमने यहाँ पर देना है वो किसके हिसाब से देना है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और रेवेन्यू के हिसाब से, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन हमने कहाँ पे डाले थे, इस वाले सेल में, ठीक है। तो अगेन मैंने लिखा मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, जो ये वाला सेल है I5 का, कॉमा इसको कहाँ पे ढूंढना है, इस वाली पूरी सिलेक्शन में ढूंढना है, कॉमा मैच टाइप क्या है, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये मैच वाला फॉर्मूला क्लोज किया, दोबारा ब्रैकेट क्लोज, ये इंडेक्स वाला फॉर्मूला क्लोज किया, यहाँ से जो ब्रैकेट ओपन हुआ था, इंटर प्रेस करेंगे, क्या आ गया जी, प्रोडक्ट नंबर 6। कस्टमर एफ का प्रोडक्ट कौन सा है, कस्टमर एफ का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट नंबर 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कस्टमर चेंज कर दूँ, जी कर दूँ, तो क्या आ गया, प्रोडक्ट नंबर 7, जी में प्रोडक्ट नंबर 7 है। अगर मैं प्रोडक्ट की बजाय कुछ और रखता हूँ, प्राइस, तो कस्टमर जी की प्राइस कितनी है, कस्टमर जी की प्राइस है 20, ठीक है। अब ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे सामने, तो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा, ठीक है। लग रहा होगा, अगर पहली बार सीख रहे हैं तो ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इमेजिन करें इस तरह की एक्सेल की शीट जिसमें हज़ारों कॉलम्स और हज़ारों रॉज भरी पड़ी हैं। आप किसी ऐसी फर्म में जॉब कर रहे हैं जो कि पिछले 10 सालों से डेटा एक ही शीट में कलेक्ट कर रही है, तो उसमें कितना सारा डेटा होगा। और उसमें अगर हम पूरी सारी सिलेक्शन पर इस तरह सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पर कस्टमर का इधर करने के बाद यहाँ पर 100 ऑप्शन दो और आप अपना कस्टमर सेलेक्ट करें, यहाँ से आप जाकर अपने जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करें, तो कितनी मेहनत हमारी बच जाएगी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हमने प्राइस के हिसाब से करना है। लेकिन अगेन अगर मैं नीचे डायरेक्टली कंट्रोल डी करता हूँ, मतलब ये पूरा फॉर्मूला नीचे कॉपी करता हूँ, तो एरर आएगा क्योंकि सारे रेफरेंसेस नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो हम इसी वाले फॉर्मूले में देखते हैं कि कौन कौन से रेफरेंस को हमने फिक्स रखना है और कौन कौन से रेफरेंस को हमने मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल, ठीक है। ये इंडेक्स, सबसे पहली सिलेक्शन हमारी क्या थी, अरे की सिलेक्शन थी, ये वाली पूरी सिलेक्शन। तो हम इस वाले सेल में हो, नीचे वाले इस वाले सेल में, किसी भी सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हूँ, ये सिलेक्शन हमें पूरी एज इट इज़ रखनी है। तो हमने इसको भी लॉक करना है और इसको भी लॉक करना है, ठीक है। जब हम रॉ नंबर डिफाइन कर रहे हैं तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या थी, ये कस्टमर के, ठीक है। अब चाहे इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले सेल में फॉर्मूला लगाएं, इसके नीचे वाले में, उसके नीचे वाले में, ये वाला सेल हमने यही उठाना है, तो इसको भी हमने लॉक कर दिया, ठीक है। फिर इसको हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, इस वाली पूरी रेंज में ढूंढ रहे हैं, इसको भी हमें लॉक करना है क्योंकि इस वाली रेंज को भी हम ऊपर नीचे मूव नहीं होने देना चाहते। अब हम यहाँ पर आते हैं, I5 क्या है, I के अंदर रॉ नंबर 5 यानी कि प्रोडक्ट। अब इस वाले सेल में तो हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, लेकिन जब हम इसके नीचे वाले सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है ना। I5 से कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे बल्कि I6 से कंट्रोल कर रहे होंगे, यानी कि इस I5 के अंदर हमारा जो I है वो लॉक होना चाहिए और जो 5 है वो लॉक नहीं होना चाहिए। जब मैं इसके बजाय नीचे फॉर्मूला कॉपी करूँ तो 5 के बजाय ये रेफरेंस नीचे मूव हो जाए 6 पे, उससे नीचे फॉर्मूला कॉपी करूँ तो 6 से नीचे 7 पे हो जाए, ठीक है। तो F4 दोबारा F4 करना है, क्या लॉक हुआ हुआ है, 5 लॉक हुआ हुआ है, नहीं, दोबारा F4 करना है हमने, तो I लॉक हो गया, हमारा कॉलम नंबर लॉक हो गया, ठीक है। इसको ढूंढ कौन सी रेंज में रहे, ये रेंज है हमारी प्रोडक्ट से लेकर रेवेन्यू तक, तो इसको भी हमने लॉक कर देना है पूरा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर ये जो 5 लिखा हुआ है छोटा सा, इसको हमने सिर्फ खाली छोड़ा है,
ठीक है, इसको हमने लॉक नहीं किया, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने लॉक कर दी। एंटर प्रेस किया, अब कंट्रोल डी, नीचे यहाँ पर भी कंट्रोल डी। अब इस तरह से नीचे कितने भी हमने यहाँ पर डेटा किए हुए हैं बस कंट्रोल डी करते जाना है। और नीचे यहाँ पर प्राइस है तो प्राइस के हिसाब से आ गया 20। कस्टमर के प्राइस कितनी है जी? 20 है। कस्टमर के की क्वांटिटी कितनी है? कस्टमर के की क्वांटिटी है 8, तो ये 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ से जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो वी लुकअप यूज़ करने के बजाय इंडेक्स एंड मैच का मिक्सअप फॉर्मूला यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि एक तो यहाँ पर हमारे सारे सेल्स में इस तरह ऑप्शन मिल रहा है कि जो ऑप्शन हम चाहें यहाँ पर सेलेक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल के इस तरह के 100 कॉलम्स हैं तो मैं 100 इस तरह से तो नहीं बना सकता ना। मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मैंने सिर्फ ये एक ही मैंने ये बना लिया। अब जब भी मुझे चेक करना है यहाँ से उनमें से मैं वैल्यू चेंज करता रहूँगा जो भी चीज़ मुझे देखनी है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं इनडायरेक्ट लिखूं तो यहाँ पर क्या है, रेफरेंस टेक्स्ट, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें होता है कि हम करके देखते हैं फिर समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेल के एड्रेस लिखे हुए हैं, F6 लिखा हुआ है। F6 का मतलब क्या है, ये F वाला कॉलम और उसमें रॉ नंबर 6, ये हमारी 6 रॉ हो गई और F कॉलम हो गया। इसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है जी? 15 लिखी हुई है। तो अब अगर मैं इस वाले सेल पे क्लिक करता हूँ ना, ये जो F6 है उसका मैंने एड्रेस लिखा है, फिर कॉमा किया। अब ये अगेन स्टाइल पूछ रहा है तो हमने इसको हमेशा ट्रू पे रखना है। ठीक है, A1 स्टाइल को फॉलो करना है हमने। एंटर किया तो क्या आ गया? 15 आ गया। तो इस फॉर्मूले ने क्या किया, जो मैंने इसको रेफरेंस दिया था पहले उस रेफरेंस पे जंप करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ के फिर उसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हम लिख रहे हैं, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है, ये बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए जैसे हम सेल रेफरेंस लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर I4 लिखा हुआ है तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर F6 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो इस फॉर्मूले में हमने डिफाइन किया फॉर्मूला कौन से सेल में जाएगा, I4 में जाएगा। जो I4 लिखा है ना हमने, I फिर ये 4, I4 में गया, वहाँ पर पढ़ा इसने क्या लिखा हुआ है, F6 लिखा हुआ है, फिर ये चला गया F6 पे, F में गया, फिर ये आ गया 6, यहाँ पर जो वैल्यूज इसने वो उठाई। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मूले का नाम भी क्या है, इनडायरेक्ट है ये। तो ये इनडायरेक्टली हमारी एंड वैल्यू पर जाके जंप करता है, डायरेक्टली नहीं कर रहा जंप। ठीक है, इसी तरह से एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। इनडायरेक्ट लिखा, D14 सेलेक्ट किया और एंटर। ठीक है, अगर हम ट्रू या फॉल्स डिफाइन ना करें तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको ट्रू ही लेता है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर हमें हर बार ट्रू लेना है, तो बस सेलेक्ट किया और एंटर करना है। D14, डी में गए और फिर 14 में गए तो क्या है, कस्टमर के। इसी तरह से इनडायरेक्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन, G17 पे क्लिक किया और इंटर प्रेस कर दिया, 80, G17 ये आ गया जी, 80 आ गया। ठीक है, अब अगेन वही वाली बात कि इस फॉर्मूले का क्या काम है भाई, तो उसको हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है मंथ के हिसाब से। अब मंथ मैंने रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये 3 मंथ्स हैं। जिस मंथ को मैं सेलेक्ट करूँगा उसका रेवेन्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये ऐसे रेफरेंस के लिए है। हमारे जनवरी, फरवरी और मार्च का जो डेटा है वो अलग अलग शीट्स में है, तो इन शीट्स में से हमें डेटा लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो जो सिंपल सा तरीका है, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन, पहले तो उसको देख लेते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि उसमें मसला क्या है। सम लिखा, मुझे जनवरी के रेवेन्यू का सम चाहिए, तो जनवरी पे क्लिक किया, रेवेन्यू की मैंने पूरी सिलेक्शन ले ली और उसके बाद यहाँ पर अगर देखो तो ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया। तो मैंने जहाँ पर फॉर्मूला लगाया था ये वापसी उसी शीट में जाएगा और वहाँ पर जाके इसने सम करके दिखा दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो जनवरी का रेवेन्यू कितना है जी, सब सिर्फ सेलेक्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पर जाकर देखा, उसका एवरेज आ रहा है, काउंट आ रहा है, सब कुछ। सम कितना आ रहा है जी, 990 आ रहा है। तो अगर मैं अपनी शीट पे जाऊँ तो क्या लिखा हुआ है, 990 लिखा हुआ है। अब इस तरीके में मसला क्या है, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं जो मंथ सेलेक्ट करूँ मुझे उसका रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन हमने यहाँ पर जो मंथ है वो कैसे सेलेक्ट किया था, जाके हमने उस शीट पे क्लिक किया था तो इसने जनवरी लिखा आ गया था। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जनवरी के बजाय जो भी ऑप्शन में ऊपर सेलेक्ट करूँ तो वो खुद ब खुद आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्यों कॉपी कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
ठीक है, इक्वल्स टू को हटा के मैंने लिखा है, वरना फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। अब ये जो जनवरी लिखा है इसको हम इस वाले सेल पे डिपेंडेंट करना चाहते हैं। इक्वल्स टू लिख के हमने सम लिखना है, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली हमने निकालना तो सम ही है रेवेन्यू का, लेकिन बस हम चाहते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में जो जनवरी लिखा है ये वाली जो चीज़ है किस पे डिपेंडेंट हो जाए, इस वाले सेल पे डिपेंडेंट हो जाए। यहाँ से मैं जो मंथ सेलेक्ट करूँगी उसकी शीट में जाके उसकी वैल्यू सब सम अप करके आ जाए, ठीक है। अब उसके लिए पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इन सारे जनवरी, फेब, मार्च, इन सब का जो लेआउट है वो सेम होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, रेवेन्यू। बाकी सब चीज़ें इधर उधर भी हो जाएं तो रेवेन्यू जो है हमारा एफ वाले कॉलम में है और थर्ड रॉ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस वाली इसकी जो पोजीशन है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर बार ये जिस भी शीट में जाएगा इसी जगह पे प्लस करेगा, ये वाली जगह, ठीक है ना। तो ये वाली जगह पे जाके सम करेगा। तो अगर हम इसको फॉर्म टेबल को आगे पीछे कर देंगे तो उसमें एरर आएगा, सही वैल्यू नहीं आएगी हमारी। तो इक्वल्स टू लिख के सम लिखा, ब्रैकेट ओपन। अब उस पर डिपेंडेंट करने के लिए हमने लिखा जी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन। अब इस बार यहाँ पर लिखा है जनवरी, जनवरी की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला सेल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हमें इस पर डिपेंडेंट करना था, जिसके लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ा हमें। J12 हमने लिख लिया। इसके बाद आगे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी हम चाहते हैं एज इट इज़ आ जाए यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई थी। सम का फॉर्मूला जो था इनको खुद से जनरेट करा था, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया था और वहाँ पे जाके क्लिक करके ड्रैग किया तो ये वैल्यूज़ ये खुद ब खुद यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया था। लेकिन जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को टाइप करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप हम किस तरह से करेंगे उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने J12 लिखा, J12 से इनडायरेक्ट फॉर्मूले में समझेंगे क्या टाइप हो चुका है अभी, JANUARY, जनवरी टाइप हो चुका है। अब मैं इसके साथ में चाहता हूँ कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, एंड लिखेंगे हम। सारी चीज़ों को जितने भी सिम्बल्स हैं उनको अलग अलग करके हमने यहाँ पर इसको देना है। एंड लिखा यानी कि J12 के बाद ये अगली वैल्यू कौन सी इसके साथ में लिखे वो डिफाइन करनी है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क को अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क को इनडायरेक्ट फॉर्मूला रीड नहीं कर सकता। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो शीट पे क्लिक करने के बाद खुद ब खुद जनरेट हो तो उसको वो रीड करेगा, वरना अगर हम ऐसे टाइप कर दें तो ये रीड नहीं कर पाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, टेक्स्ट की फॉर्म में डालना है। हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था कि जिस चीज़ को टेक्स्ट की फॉर्म में रीड करवाना हो तो उसके आगे और पीछे हम इस तरह से कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। जनवरी आ गया, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब सेम पैटर्न फॉलो करना है, एंड लिखा, एंड के बाद क्या है F4, तो अगेन कोटेशन मार्क्स, कैपिटल F4, कोटेशन मार्क्स से क्लोज कर दिया। फिर हमने एंड लिखा, फिर कोटेशन मार्क्स, फिर ये क्या है जी, कॉलन, सेमी कॉलन हमने डालना है, हमने डाल दिया। फिर दोबारा से कोटेशन मार्क्स, ठीक। फिर हमने एंड लिखा, फिर क्या है जी F18, F लिखे, 18 लिखा, लेकिन कोटेशन मार्क्स लगा के उसके बाद हमने F18 लिखना है, ये कोटेशन मार्क्स क्लोज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है जी, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने किया क्या है, ये वाली चीज़ जनवरी आ गई, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, F4, ये कॉलन, ये F18, सारी चीज़ें वैसी हैं, बस हमने क्या किया है, एंड लगाना है हमने हर चीज़ के पीछे, ठीक है, बीच में। और जो भी हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं एंड से पीछे, इधर एंड से आगे, उसके आगे पीछे हमने एपोस्ट्रॉफी, सॉरी, उसके आगे पीछे हमने कोटेशन मार्क्स हमने लगा देने, ठीक है। ये बता रहा है कि आपके फॉर्मूले में एरर है, तो हम इसको करते हैं, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। उन्होंने खुद से करेक्शन कर दी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने करेक्शन क्या की है। इसने करेक्शन ये की है भाई कि हमने एक ही ब्रैकेट से फॉर्मूला क्लोज किया है, तो हमें एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने इंटर प्रेस किया, करेक्शन हो गई। तो अब यहाँ पर देखें जनवरी का कितना है, 990 है, वही करेक्ट आंसर आ रहा है, मतलब हमने फॉर्मूला सही लगाया है। अगर मैं फैब पे जाऊँ तो फैब का कितना है, 1485, तो यहाँ पर सिलेक्शन ली हुई हमने, फैब के अंदर कितनी है, 1485, ठीक है। यहाँ अगर मैं मार्च कर लूँ तो कितना है, 1025, मार्च में अगर हम जाके देंगे सिलेक्शन पहले से ली हुई है 1025, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो भी मंथ सेलेक्ट करूँगा उसकी शीट में जाके उसका रेवेन्यू प्लस करके हमें दिखा देगा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया है, दोबारा से इसको माइंड में बिठा लें कि हमने सम ही किया है, ठीक है। फॉर्मूले का स्टार्ट जो है वो सम से ही है,
लेकिन उसके बाद हमने इनडायरेक्ट की हेल्प से इस वाले सेल पे उसको डिपेंडेंट किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है ऑफसेट फार्मूला। ठीक है, ऑफसेट फार्मूला पहले यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। इक्वल्स टू लगा के हमने लिखा ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रेफरेंस में एक ही सेल हमने सेलेक्ट करना है, और वो यूजुअली ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी जो पूरा डेटा है उसका जो पहला सेल होगा वो हमारा रेफरेंस है। ठीक है, उस रेफरेंस के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। मैं लिखा कॉमा, फिर क्या है रोज़, मैं लिखता हूँ 2 रोज़। ठीक है, 2 रोज़ से क्या होगा, ये इस वाले सेल से 2 रोज़ नीचे जंप करेगा। ठीक है, अब ये इस तरह इमेजिन करेंगे, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, अब ये इस वाले सेल में मौजूद है। फिर दोबारा से कॉमा लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 कॉलम्स, तो यहाँ से 1 2 3 कॉलम्स इस तरफ चला गया, तो वैल्यू क्या है 1250। आगे उसमें देखें तो भाई क्या चीज़ें मौजूद हैं, हाइट और विड्थ, उनके आजू बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट करना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर हम कर भी नहीं सकते क्योंकि एरर आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ हम आगे यूज़ करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कि इनका यूज़ डायरेक्टली नहीं होता, इनका यूज़ हम दूसरे फार्मूलाज के साथ मिक्स करके कर सकते हैं। तो सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देना है हमने, एंटर किया, क्या आ रहा है जी 1250 आ रहा है। तो C5 से हमने शुरू किया था, C5 वाला ये रहा सेल। उसके बाद फिर फॉर्मूला क्या है जी 2 रॉज, यहाँ से 2 रॉज नीचे जम की, फिर 3 कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स इसने जम किए, क्या वैल्यू आ रही है जी 1250 आ रही है। तो उसमें सिंपली हमने यही करना होता है कि भाई रॉज बता दी हमने कितनी रॉज शिफ्ट करनी है, और कॉलम्स बता दी कितने कॉलम शिफ्ट करने हैं। ठीक है, अगेन ये सारे इसी तरह के फॉर्मूलाज हैं जिनको पढ़ के समझ ही नहीं आता भाई कि एक्सेल में इनका काम क्या है आखिर, लेकिन फिर उसकी कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रूर होती है जिसमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जो डेटा बनाए हुए क्या है, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, हमने 6 मंथ्स का डेटा पूरा कलेक्ट कर लिया। ये भी रेवेन्यू है, ठीक है, मंथली रेवेन्यू है ये। यहाँ पर जनवरी है, इसको हमने फिक्स रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर जनवरी में ऑप्शन है बहुत सारे। अगर मैं कहता हूँ जनवरी टू मार्च, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ भाई जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टोटल रेवेन्यू है उसकी वैल्यू आ जाए, मतलब ये पूरी जो सिलेक्शन है इसका सम आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करके फेब पे करता हूँ तो सिर्फ जनवरी और फेब के 2 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम लिखेंगे। अगेन इस चीज़ को याद रखना है कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू के लिए इन सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर रहे हैं, तो हमने सम का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर ऑफसेट लिखा हमने, ऑफसेट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। रेफरेंस, हमारा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। रॉज और कॉलम्स हम सम करना चाहते हैं, तो इस वाले सेल को यहाँ से नीचे या साइड पे कहीं भी शिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन वाली वैल्यूज़ को हम 0 लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो क्या है कि हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करें, तो इनको नीचे या साइड पे मूव करने का फ़ायदा नहीं है। अब जो चीज़ यहाँ पर है ये इम्पॉर्टेंट है कि हाइट हमने बतानी है और विड्थ हमने बतानी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं हाइट की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो अगर मैं जनवरी टू जून रखता हूँ लेट सपोज, तो ये जनवरी टू जून पहले 2 जो रॉज हैं इनका सम करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं हाइट की वैल्यू रखता हूँ 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को सम करके दे देगा। ठीक है, तो हाइट बेसिकली क्या है कि हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि कितने सेल्स ऊपर से नीचे, मतलब रॉज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कहाँ तक इसने सम करना है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, हमें यहाँ से लेके कहाँ तक सम चाहिए, इस वाले पूरे लास्ट सेल तक, तो इसमें कितनी रॉज हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से पता चलेगा कि 30 रॉज हैं। तो हमने यहाँ पर हाइट डिफाइन कर दी कि 30, हमें पूरी की पूरी 30 रॉज का ही सम चाहिए। ठीक है, फिर हमने लिखा कॉमा। अब यहाँ पर हमने बतानी है विड्थ कितनी हो। अब अगर मैं विड्थ की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये पूरे 30 जो सेल्स हैं वो ये वाला और ये वाला पूरे प्लस हो जाएंगे। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 1 2 3 ये पूरे आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर विड्थ क्या है, कॉलम नंबर है,
ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अगर मैं 3 रखता हूँ तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कॉलम की वैल्यू सारी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या होगा, जनवरी से लेकर मार्च तक की वैल्यूज़ प्लस होंगी। तो यानी कि इस वाले सेल पे वैल्यू डिपेंडेंट होनी चाहिए वाली। अगर मैं फेब लिखूँ तो वैल्यू 2 के हिसाब से काउंट करे, अगर मैं मार्च लिखूँ तो 3 के हिसाब से। तो हमने क्या करना है, सेम वर्किंग करनी है जो हमने पहले की है। मैच कौन सी वैल्यू ढूंढनी है हमने, ये वाली ढूंढनी है। कहाँ ढूंढनी है हमने, पूरे इन हेडर्स में ढूंढनी है। मैच टाइप क्या है जी, एग्जैक्ट है। ब्रैकेट क्लोज, दोबारा ब्रैकेट क्लोज, आखिरी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सारे हमने फॉर्मूलाज क्लोज कर दिया। तो जनवरी से फेब तक का कितना है, क्या वैल्यू आ रही जी, 289149, 289149। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ उसको जून तक भाई, तो क्या वैल्यू आ रही है, ये पूरी सिलेक्शन हम देखें 899160, 899160। ठीक है, तो हमने जनवरी से लेकर जिस मंथ तक हमें वैल्यू चाहिए वो हमने सम कर लेनी है। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें, सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर दोबारा देखें। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।